बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलस्ट्रेटर की आज हमारी जो है ना ये सेकंड क्लास है। और इसमें हम जो है ना काम शुरू करने से पहले जो लास्ट हमने जो क्लास की थी, जो फर्स्ट हमारी क्लास थी, उसके अंदर हमने जो चीज़ें देखी थी उसके ऊपर हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। उसको हम देख लेंगे कि क्या क्या काम हमने किया था। हमने लास्ट वाली क्लास के अंदर जो है ना इन टूल्स में से ऊपर जो सिलेक्शन टूल है, इसको हमने देखा था कि सिलेक्शन टूल के जरिए से हम सिलेक्शन कैसे करते हैं। और यहाँ पर जो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ये जो टूल है, इसमें हमने रेक्टेंगल एक ड्रॉ किया था और यहाँ से ड्रॉ करने का तरीका हमने देखा था कि कैसे ड्रॉ करते हैं। अगर हम इसको सिर्फ सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं, तो ये एक विंडो ओपन हो जाती है। इसमें हमें स्पेसिफिक मेजरमेंट के मुताबिक अगर हमने बनाना हो तो वो हम यहाँ से बना सकते हैं। बनाने के बाद हम इसको ओके करेंगे तो वो यहाँ पर बन जाएगा। अदरवाइज हम खुद से भी इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। फिर इसके बनाते हुए हमने ये देखा था कि अगर हम साथ शिफ्ट प्रेस कर लेते हैं तो ये रेक्टेंगल ही बनेगा। और अगर पहले से कोई स्क्वायर ही बनेगा। अगर कोई रेक्टेंगल है पहले से, तो फिर अगर हम शिफ्ट दबाकर उसका साइज इंक्रीज डिक्रीज करते हैं तो शिफ्ट के दबाने की वजह से इस वाले एरिया में ये होता है कि जो लाइंस होती हैं वो सीधी हो जाती हैं। और जो भी काम हम करते हैं वो एक फिक्स प्रोपोर्शन पे हो जाता है। उसमें किसी किस्म की जो लाइन है वो ख़राब नहीं होती है। तो ये चीज़ हमने देखी थी। इसके साथ साथ जो है ना, हमने फिर यहाँ पर ही रहते हुए, हाँ, बस ये एक दो चीज़ें ही हमने देखी थी। बाकी इसका जूम, जूम इन, जूम आउट वो कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया था कि ऑल्ट का बटन प्रेस करके रखते हैं तो उससे स्क्रॉल अप करने की सूरत में जूम इन हो जाता है, स्क्रॉल डाउन करने की सूरत में जूम आउट हो जाता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मोटी मोटी जो है ना मैंने कुछ रिवाइज कर दी हैं। तो अभी भी हमारी जो आज की भी क्लास ही जो है वो भी बेसिक और बहुत सी चीज़ें हैं जिनका जानना जो है ना हमारे लिए ज़रूरी है। वो हम सीखेंगे। तो आज सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे इसी टूल के अंदर जो सेकंड चीज़ है। एलिप्स टूल देख लें या पॉलीगॉन टूल देख लें। मिसाल के तौर पर इस वाली टूल में अगर मैं काम करता हूँ, पहले सिलेक्शन टूल लेकर इन सारों की मैंने ग्रुप सिलेक्शन कर ली। ग्रुप सिलेक्शन का मैंने आपको बताया था कि माउस के जरिए से भी हो सकती है, कंट्रोल ए प्रेस कर दें तब भी ग्रुप सिलेक्शन हो जाती है। तो किसी भी तरीके से आपने ग्रुप सिलेक्शन कर ली और उसके बाद आपने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया, आपका पेज जो है वो साफ हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर जो पॉलीगॉन टूल है ये आपने सेलेक्ट की हुई है और सेलेक्ट करने के बाद आप एक जगह पर इसको जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। कोई भी शेप जब हम ड्रॉ करते हैं तो ड्रॉ करने के बाद सिलेक्शन टूल हमें लेनी पड़ती है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके साथ जो सिंपल सिलेक्शन टूल है उसकी बात कर रहा हूँ। तो सिलेक्शन टूल हम ले लेते हैं इसको मूव करने के लिए। अगरचे के डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में भी बहुत से काम ऐसे हैं जो कि सिंपल सिलेक्शन टूल की तरह है, लेकिन आज हम इसको भी पढ़ेंगे कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में और सिलेक्शन टूल में क्या फ़र्क है। फिलहाल हमने एक यहाँ से पॉलीगॉन टूल यहाँ से ले ली और यहाँ पर हमने उसको ड्रॉ कर लिया, एक शेप को बना लिया। अब इस शेप में अगर आप देखें तो बहुत सारे कॉर्नर्स इसके अंदर जो है ना वो आपको नज़र आ रहे होंगे। और इन कॉर्नर्स की तादाद को अगर हमने कम करना है या ज़्यादा करना है तो वो क्या तरीका हम इख्तियार करेंगे कि जिससे ये कम ज़्यादा हो सकें और इसके अंदर जो है ना वो तब्दीली आ सके। तो एक तरीका तो ये है कि यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद अब बाहर प्रेस कर दें। जैसे ही हम बाहर प्रेस करते हैं तो हमें यहाँ पर बता रहे हैं कि भी कितनी साइड्स आपने इस पॉलीगॉन टूल में लेनी है। तो ऑलरेडी 11 चल रही हैं। हम यहाँ पर इसको अगर हम 6 कर देते हैं, 6 करने के बाद अगर हम ओके करेंगे तो अब आपके सामने जो पॉलीगॉन टूल बनी है वो आमतौर पर जो अक्सर हमें मैथ्स की किताबों में या कहीं पर भी बनी हुई मिलती है वो और इस शेप में हमें नज़र आती है। तो ये चीज़ हमें इधर मिल गई है। तो इस 6 साइड्स के साथ नॉर्मली हमें ये चीज़ यूं नज़र आती है। तो यूं बन जाएगी। अगर पहले से आपके पास अगर पहले पॉलीगॉन टूल में अगर पहले से वो उसकी साइड्स अगर ज़्यादा आ रही हैं, जिस तरह अभी यहाँ पर मेरे पास आ रही थी, तो उसकी एक वजह ये हो सकती है कि आपने पहले कभी यूज़ किया है उसको और उसकी साइड्स को आपने इंक्रीज़ किया है उसकी सेटिंग्स में जाके। तो इसलिए उसकी जो साइड्स हैं वो नंबर ऑफ साइड्स वो ज़्यादा आ रही हैं।
तो मैंने चूंकि पहले यूज़ किया था इसलिए इस तरीके से आ रहा था। अगर आपने उसको चेंज करना होगा तो उसके लिए तरीकाकार दोबारा से देख लें कि यहाँ पर आपने पॉलीगॉन टूल सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने उसको बताना है कि कितनी साइड्स पर साइड्स जो है ना वो मुश्तमिल आपको कितना चाहिए है। तो आपने इसको करने के बाद ओके कर दिया। ओके करने के बाद जब आप देखेंगे तो जो ड्रा हुआ होगा एक तो वो उन्हीं नंबर ऑफ साइड्स के अकॉर्डिंग होगा। दूसरी बात ये होगी कि जब आप दोबारा यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो जब तक आप सेटिंग चेंज नहीं करेंगे उतनी ही साइड्स का जो है ना वो एक स्टैंडर्ड साइज का जो होगा वो बनता जाएगा, क्योंकि आपने खुद एक स्टैंडर्ड सेलेक्ट किया है 5 का। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें कि ये 5 कॉर्नर्स वाला ही बन रहा है। तो इधर से हमने पॉलीगॉन को अगेन सेलेक्ट किया, यहाँ पर हमने क्लिक किया और 6 पे इसको रख दिया। 6 पे रखने के बाद हम इसको ओके कर देते हैं। दूसरा काम, हम अगर दोबारा से इसको क्लिक करते हैं और इसका रेडियस जो है ना वो अगर बढ़ाना या घटाना चाहते हैं, मतलब ये कि इसको यहाँ से पकड़ कर अगर हम साइज इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो यहाँ से भी हो जाता है कि इसके जो एंकर पॉइंट्स हैं, ये जो कोने कोने वाले जो रेडियस पॉइंट्स और एंकर पॉइंट्स होते हैं, इनसे भी हम इसको ग्रैब करके ड्रैग करके इसको हम बड़ा कर सकते हैं। ठीक है जी। और मैंने आपको बता दिया कि जब हम एक ड्रॉ कर लेंगे तो उसके बाद अगेन हमने सिलेक्शन टूल पे जाना होता है ताकि हमने जो काम किया है उसको आगे पीछे रिप्लेस कर सकें, मूव कर सकें उसको। ठीक है ना जी। और ये एक रफ सा जो है ना वो डिज़ाइन सा बन गया है। खैर, मैं इस सब को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको डिलीट कर दिया है। अगेन यहाँ से हम आते हैं पॉलीगॉन टूल पे। पॉलीगॉन टूल पे लेने के बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ओके कर दिया और ये एक शेप सी मेरे पास आ गई है। अब अगली बात हम करेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक तो इसको इंक्रीज कर लेता हूँ। शिफ्ट का बटन दबा के अगर हम इंक्रीज करेंगे तो और तरीके से इंक्रीज होगी, इसकी जो प्रोपोर्शंस हैं वो ख़राब नहीं होंगी। और अगर बगैर उसके करते हैं तो इसकी डायरेक्शन वगैरह माउस के मूव होने की वजह से चेंज भी हो सकती है। खैर, अभी हम बात करते हैं कि अगर हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज़ करते हैं तो ये देखें, ये है अभी कोई सिलेक्ट नहीं हुआ है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे मैं चला जाता हूँ और इसको मैंने क्लिक किया। अब जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखें कि ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर क्लिक करने की वजह से ये गोल गोल जो पॉइंट्स हैं ये एक अलग से शो हो रहे हैं और ये जो कॉर्नर पर जो बॉक्सेस बने हुए हैं ये अलग से शो हो रहे हैं। जब मैं इन कॉर्नर्स पे जाता हूँ तो ये एंकर लिखा हुआ आता है। इसका मतलब ये है कि ये एंकर पॉइंट्स हैं। और जब ये इस एक एंकर पॉइंट से दूसरे एंकर पॉइंट तक के दरमियान पर आप लेकर आएंगे तो लिखा हुआ आएगा पाथ। इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक पाथ है, यानी कि दरमियान का जो ये वाला सेंटर लाइन सेगमेंट है, ये वाली सेंटर वाली ये जो लाइन है, इस यहाँ से वहां तक का जो रास्ता है इसको हम पाथ कहेंगे। और ये जो कॉर्नर्स हैं जो कि बॉक्स की शेप में हैं ये एंकर पॉइंट्स हैं। और ये जो गोल वाले हैं ये रेडियस पॉइंट्स की तरह के जो है ना ये रेडियो बटन की तरह के बने हुए हैं। तो खैर, एंकर पॉइंट्स ये वाले बन जाते हैं। अब मैं दोबारा से सिंपल सिलेक्शन टूल पे क्लिक करता हूँ। सिंपल सिलेक्शन टूल पे क्लिक करने के बाद जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है तो देखें, सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करने में और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करने में ही फर्क है। जब सिलेक्शन के क्राइटेरिया में फ़र्क होगा तो आगे उसके साथ जो हम वर्किंग करेंगे वो भी ऑटोमेटिकली डिफरेंट ही होगी। इसके ज़रिए से आप इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, इसका जो एंगल है वो मूव कर सकते हैं, इसका जो सेंट्रल रेडियस सेंट्रल पॉइंट है वो आप उसको चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से किसी एक साइड को पूरी पूरी साइड को जो है ना वो आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगेन मैं यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आता हूँ। अब मैंने इसको क्लिक कर लिया। जब इसको मैंने क्लिक किया जब इसको मैंने क्लिक किया तो इसके अंदर अब एंकर पॉइंट के जरिए से क्या होता है, एंकर पॉइंट से होगा ये कि जब कोई एक एंकर पॉइंट आपने सेलेक्ट करना होगा। देखें, अभी जब मैंने सिर्फ इसके ऊपर क्लिक किया है तो इस एक एंकर पॉइंट को मैं मूव करता हूं तो तब भी पूरी की पूरी शेप ही मूव हो रही है। ठीक है, पूरी शेप मूव हो रही है। लेकिन अगर सिर्फ एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करना है तो आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करना है
और उस एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट इस तरीके से आप करेंगे कि यूं बॉक्स का इसके इर्द गिर्द बना देना है, यूं। अब आप देखें कि सिर्फ इसके गिर्द ये वो वाला बॉक्स बना है। अब आप इसको मूव करते हैं तो ये यूं डी शेप हो जाता है। इसकी शेप अपनी मर्जी के साथ चेंज की जा सकती है। ठीक है, अगेन हम इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा हम जूम करके देख लेते हैं कि कहाँ पर वो एंकर पॉइंट बन रहा है। ये बन गया। इसको वापस जूम आउट कर लेते हैं। जहां पर एंकर लिखा हुआ आएगा वहां से आप इसको इस तरीके के साथ मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यूँ शेप्स हमें जो है बहुत सारी, आगे जब हम जाएंगे, जब हम लोगो डिजाइन इसमें करेंगे, तो इस तरह की हमें बहुत सारी शेप्स बनानी पड़ेंगी जहां पर हमें एंकर पॉइंट और दूसरा जो पाथ है और उसके जरिए से हमें मूवमेंट करनी पड़ेगी। तो इसलिए इन बेसिक चीज़ों को समझना जो है वो ज़रूरी है कि कहाँ से हम किस पॉइंट को मूव करेंगे तो क्या चीज़ बन जाएगी और कैसे इनको यूज़ करके कुछ बनाया जा सकता है। ठीक है जी। तो अभी इन्हीं चीज़ों को मैं देखते हुए अगेन मैंने इस पर फुल पर क्लिक किया है। तो देखिए फुल पर क्लिक करता हूँ तो ये सब का सब सारा इकट्ठा सिलेक्ट हो जाता है। अब इकट्ठा सिलेक्ट हो गया है। अब मैं कहता हूँ कि सिर्फ इस वाले एंकर पॉइंट को मूव करके ऊपर ले जाऊं तो ये यूं अकेला एक पॉइंट मूव नहीं होगा। इसके लिए मुझे सिर्फ इस के इर्द गिर्द एक छोटा सा बॉक्स बनाना पड़ेगा जो मैं बाहर से यूं लेकर आऊंगा। इसको समझने के लिए मैं आपको जूम करके ये चीज़ क्लियर करता हूँ यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ से मैंने यूं बॉक्स बनाया और सिर्फ इसके इर्द गिर्द बॉक्स बना दिया यहाँ पर। अब इस एंकर पॉइंट को अगर मैं मूव करूंगा तो ये यूं ऊपर चला जाएगा। ये वाला एक एंकर पॉइंट अगर मैं मूव करना चाहता हूँ इस साइड से तो ये एक एक करके यहाँ से यूं मूव हो रहा है। ठीक है ना। तो सिर्फ उस एक एक के इर्द गिर्द अगर आपने बना दिया तो सिलेक्शन पॉइंट अगर एक सिलेक्ट किया है तो तब एक एक अलग अलग से सिलेक्ट होगा। और अगर आपने फुल फ्लैज पूरे इमेज पर एक दफा क्लिक किया है तो अब आप इसको मूव करेंगे तो ये नॉर्मल सिलेक्शन टूल की तरह ये सिलेक्ट करेगा। ठीक है जी, अगेन हम इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं और इसको पेज के सेंटर में ले आते हैं और इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। ये हेलमेट की तरह की चीज बन गई है। एक मिनट। अच्छा। तो इसके बाद अगली चीज जो हमने देखनी है, मैं यहाँ से इसको उठा के साइड पे कर लेता हूँ और इधर से अगेन रेक्टेंगल लेकर मैं ये एक बॉक्स जो है शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पर एक मैंने यहाँ पर एक ये बना लिया। इसी तरीके से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का फ़ायदा जो है ना, हम इसके ऊपर हम देखेंगे। पहले हम एक चीज़ सी बना लेते हैं और उसके लिए हम क्या करते हैं कि ऑल्ट का बटन प्रेस करके साथ ही मैंने शिफ्ट का बटन भी प्रेस करना है। ये एक नई चीज़ है, इसको देख लें कि ऑल्ट का बटन प्रेस करके साथ ही शिफ्ट का बटन प्रेस करने में क्या फ़ायदा है और क्या मकसद है इसका। देखें, ऑल्ट का बटन जब हम प्रेस करते हैं और इसको माउस के ज़रिए से ड्रैग करते हैं तो होता क्या है कि कॉपी बन जाती है। ये देखिए मैंने ऑल्ट का बटन प्रेस किया हुआ है और यहाँ से उठा के मैंने इसको यूं किया है तो एक कॉपी हमारे पास आ गई है। लेकिन इसको ही मैं यहाँ पे रखता हूँ और साथ साथ अगर मैं शिफ्ट का बटन दबाऊंगा तो बिल्कुल उसके पैरेलल उसके साथ साथ किसी और लोकेशन पर इसकी कॉपी नहीं जाएगी बल्कि बिल्कुल इसके साथ साथ ही होगी। अब मैंने इस पे क्लिक किया, ऑल्ट का बटन प्रेस किया, साथ ही शिफ्ट का भी प्रेस कर दिया। अब मैं अगर इसको मूव करता हूँ, इसको इसके साथ शिफ्ट के साथ करता हूँ, ये देखें अब मैंने इसको नीचे कर दी। जैसे ही मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो ये ऊपर आ जाता है, जैसे ही मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो ये ऊपर चला जाता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ है कि शिफ्ट का प्रेस करना ऑल्ट का प्रेस करने के साथ बहुत एक काम की चीज़ है। अब मैंने एक को यहाँ से डिलीट करना है, इसको उठाकर मैंने यहाँ पर ऊपर इस जगह पर रख दिया। इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल उसके पैरेलल रेडियस टू रेडियस जो है ना वो इक्वल जगहों पर पड़ा पड़ा हुआ है। इसको उठा के मैं थोड़ा सा नीचे लेकर आ जाता हूँ। अब डायरेक्ट सिलेक्शन पे चले जाते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन पर जाने के बाद जो है मैं यहाँ पर ऊपर वाले बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ और ऊपर वाले बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद
ये सिर्फ जो ऊपर वाले 2 कॉर्नर हैं उनको मैंने सेलेक्ट किया, और उनको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैंने इनको, इसके एंकर पॉइंट को उठाकर नीचे मैं लेकर आता हूँ। अब देखें ये एक पॉइंट मूव किया है, तो इसका मतलब ये है कि 2 पॉइंट सेलेक्ट नहीं हुए थे, दोनों को हमने सेलेक्ट करना है। तो 2 यहाँ से, ठीक है जी, यहाँ तक इसको मैं यहाँ से इस तरीके से सेंटर में आ जाए कि जिसमें यू मूव कर दिया हमने, ठीक है जी। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला जो बॉक्स है इसको मैंने सेलेक्ट किया, और इन 2 एंकर पॉइंट्स को मैंने यूं सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अगेन इस एंकर को उठा के मैंने इसके साथ यूं यूं जोड़ दिया, ठीक है। तो इस तरह की एक शेप अगर हमने बनानी हो, कोई बॉक्स टाइप हमने बनाना हो, तो उसके लिए यूं बनाया जाता है। एंकर पॉइंट्स और डायरेक्ट सिलेक्शन के जरिए से आप अपनी शेप को कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इन सारे कामों के साथ साथ हमेशा ये याद रखें कि आपने व्यू में जाके ये जो आपका स्मार्ट गाइड्स वाला जो ऑप्शन है ये आपका टिक हुआ हुआ होना चाहिए है। ये टिक हुआ हुआ होगा तो इसका फायदा ये है कि आपको एक एक पॉइंट पर बताएगा कि भी अभी आप यहाँ पर पाथ पे हैं, अभी आप यहाँ एंकर पॉइंट पे हैं, और इसकी मेजरमेंट इतनी है, यहाँ से लेकर ये इतनी जगह पर है। और हर एक पॉइंट पर आपको गाइडेंस मिलती रहेगी, स्मार्ट गाइड आपको ये इलस्ट्रेटर खुद ब खुद से करता रहेगा। अगर आपका नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने उसको ऑफ किया हुआ है, तो या तो उसकी शॉर्ट की यूज कर लें, कंट्रोल जू है मेरे ख्याल से उसकी शॉर्ट की, हाँ। तो ये, या फिर स्मार्ट गाइड व्यू में जाके आपने स्मार्ट गाइड पे टिक कर देना है, तो ये एक्टिव हो जाएगा, ठीक है जी। अब आप ये चाहते हैं कि जी इसी तरह का इसके ऊपर जो कवर सा होता है, जो बॉक्स सा होता है, बॉक्स के ऊपर जो इसका ढक्कन होता है जो वो भी बन जाए, तो उसके लिए एक तरीका कार तो ये है कि आप इसको कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के लिए पूरा का पूरा आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे इसको ऊपर रख लिया। बल्कि आप क्या करें, इसको सेलेक्ट करने के बाद ऑल्ट का बटन प्रेस करके एक कॉपी आपने यहाँ पर बना के रख ली। अब आपने एक को इसके जो ढक्कन सा होता है उसकी शेप देनी है। उसके लिए आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल काम आएगी। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आपने क्लिक किया, और ये जो नीचे वाली, जितना भी ये इसका नीचे वाला एरिया है, नीचे के जो 3 कॉर्नर्स हैं, 1 2 3, इन 3 कॉर्नर्स को आपने सेलेक्ट करना है, ऊपर वालों को सिलेक्ट नहीं करना है। जब आपने वो नीचे वालों को सिलेक्ट किया, एंकर पॉइंट को आप उठा के ऊपर ले जाएं यहाँ तक। अगर ये यूं इस तरह टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है तो शिफ्ट का बटन दबा के रखें, ये सीधा रहेगा। यहाँ तक आपने इसको कर दिया। अब ये एक किस्म का इसका जो कवर सा होता है, ढक्कन सा, ये बन गया है। आपने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप इसको यहाँ पर इसके ऊपर लाकर रख सकते हैं। ये इसके पीछे चला गया है, इसको कम फॉरवर्ड कर देंगे तो ये ऊपर भी आ जाएगा। दूसरा तरीका इसका ये है कि यहाँ से इसको आपने सेलेक्ट किया, और इसकी सिलेक्शन को जो है ना वो आप उठाकर इसके ऊपर ले जाते हैं, ठीक है जी। तो खैर ये एक तरीका जो है ना यह है जिसके जरिए से बिल्कुल उसी जैसा ही आपने इसका बॉक्स की शेप को ड्रा कर लिया है, बना लिया है। इसके बाद अगली चीज जो है ना वो अच्छा, ये सारा का सारा काम देखें कि हमें डायरेक्ट सिलेक्शन में आने के बाद ये काम हो सकता है। और जितना भी लोगो डिजाइन का जो कि सेल्फ मेड लोगो होता है, क्रिएटिव माइंड के साथ जो एक लोगो बनाया जाता है, जिसमें देखें ये बनाते बनाते कुछ इस तरह का सी टाइप कुछ बन गया है, तो ये जितनी भी चेंजेस आपने करनी होंगी, बनाना होगा इस तरह का कुछ भी, तो वो यहाँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में आपने आके करना है। मतलब हम जैसे लोगो बनाना शुरू करते हैं ना, तो कोई डब्बा सा बना लेते हैं पहले, और उसके ऊपर फिर चेंजेस करना शुरू कर देते हैं क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। मिसाल के तौर पर उसने टी डी के नाम से जो है ना अपना लोगो बनवाना है, टी और डी, तो वो एक बॉक्स हम बनाते हैं, और उससे फिर करते कराते कुछ ना कुछ बनना शुरू हो जाता है, और फिर हम जो है ना वो उसके लोगों को बना लेते हैं, ठीक है। तो बहुत से तरीके हैं लोगो बनाने के। डॉटेड फॉर्म में ग्रिड बना ली जाती है, उसके ऊपर भी वर्किंग करके लोगो बन जाता है, लेकिन वैसे आपको एग्जाम्पल और सैंपल के तौर पर बता रहा हूँ। तो खैर ये चीज़ हमने बना ली। अच्छा, अगला काम आज ही की क्लास का जो हिस्सा है वो क्या है कि सिलेक्शन टूल में ही हमने रहना है,
और ये जो कलर्स आपको दो नजर आ रहे हैं, इससे पहले समझने के लिए हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट वो होती है जिसके दोनों कोने होते हैं। सिंपल हमारी ग्राफिक की लैंग्वेज में लाइन सेगमेंट जो है ना वो एक सीधी लाइन होती है। शिफ्ट दबा के हम अगर बनाते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता है। अब अगर इसमें सिलेक्शन टूल को अगर हम यूज करते हैं तो वो सिर्फ ऊपर नीचे हमें मूव कर सकती है। इधर उधर से हम जो है ना इसको मूव कर सकते हैं, आगे पीछे ले जा सकते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन की सूरत में इसका जो काम है वो आप इसको डी शेप भी कर सकते हैं, इधर से उधर भी ले जा सकते हैं। इसका जो साइज इंक्रीज डिक्रीज करना है, इसकी डायरेक्शन, इसका एंगल, ये सारी चीजें जो है ना हमें इस सिलेक्शन टूल से सिलेक्शन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है उससे हो जाएगा। खैर हम यहाँ पर आ रहे थे इस कलर की तरफ। तो इस कलर में और या यहाँ पर अगर हम इसकी को और आसानी के साथ समझने के लिए अगर हम यहाँ पर ये जो एक शेप बनी हुई है इसमें हम आके इस कलर को समझने की कोशिश करते हैं कि ऊपर वाला कलर कौन सा है और नीचे वाला कौन सा है। जो ऊपर वाला कलर है उसको फिल कहते हैं, नीचे वाला जो कलर है उसको स्ट्रोक कहते हैं। और स्ट्रोक से मुराद यहाँ पर इसकी बाउंड्री का कलर है। इसके जो जो ये जो अभी ब्लैक नजर आ रही है ये बाउंड्री है। ये देखें कि ये ब्लैक है यहाँ पर, तो ये स्ट्रोक इसका ब्लैक है और अंदर जो फिल है ये वाइट है। अब अब आपने अगर इसका कलर चेंज करना है, मेरा असल में गला बैठा हुआ बहुत ज्यादा। तो अब आपने अगर इसका कलर चेंज करना है, जो फिल है, फिल को चेंज करने के लिए आपने अगर इस पर फिल वाले एरिया पर अगर आप डबल क्लिक कर दें तो ये एक कलर पिकर जो है ना वो ओपन हो जाता है, एक विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ से लेट्स सपोज मैंने इसको रेड पे क्लिक किया और या ब्लू पे मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, उस बाद ओके कर दिया। जैसे ही मैं इसको ओके करता हूँ तो इसके अंदर ये जो फिल है ये सेम कलर जो यहाँ पर था ये हमने यहाँ पर फिल कर लिया है। इसके बाद जो इसकी जो बाउंड्री है, स्ट्रोक जो है ना वो अगर मैंने चेंज करना है तो इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसके जरिए से भी कलर चेंज हो सकता है। दूसरा ये कि यहाँ पर आप डबल क्लिक कर दें तो डबल क्लिक करने की सूरत में भी उसी तरीके से वही सेम विंडो ओपन होती है। मैं कहता हूँ कि जी इसके लिए मुझे येलो कलर में ये चाहिए है, यहाँ पर येलो पर मैं इसको लेकर आता हूँ और इस जगह से बिल्कुल कोने वाला जो येलो है ये मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो इसका जो फोरग्राउंड जो इसका जो ये वाला जो कलर है ये इसी तरीके से ये वाला कलर हो जाएगा। हुआ इसलिए नहीं है पहले से कि मैंने इसको सिलेक्ट नहीं था किया हुआ। सिलेक्ट मैं करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद इस पर हम आ जाएंगे। यहाँ से हमने ये वाला कलर पिक किया और इसको ओके कर दिया। अब आप अगर देखें तो इसका जो कलर है जो कि स्ट्रोक का है वो हो चुका है चेंज। हम इसको थोड़ा सा जूम करके देखें अगर, तो ये देखें कि ये वाला जो कलर है इसका स्ट्रोक का जो है ना वो चेंज है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद अगली चीज़ थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे, ज़्यादा चीज़ें बताता जाऊंगा, इतनी भी ज़्यादा नहीं होंगी। लेकिन अगली चीज जो है ना इसके अंदर हम ये देखेंगे कि हमने अगर कोई पेज हमने सेलेक्ट किया, जैसा A4 पहले मैंने रखा हुआ था तो वही A4 ही है। लेकिन मैं कहता हूँ कि जी ठीक है जी A4 पर अभी हमने काम नहीं करना, लेकिन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं या हमें कुछ और डायरेक्शन में ये चाहिए है या किसी और साइज में हम अपना इसको क्रॉप करना चाहते हैं। सिंपल अपने अल्फाज में अगर हम बात करें तो इस वाले पेज को हम क्रॉप करके छोटा करना चाहते हैं और फिर उसके ऊपर हम काम करते हैं, या इसको इंक्रीज करना चाहते हैं तो सिंपल उसका तरीका है फाइल में जाके आपने इसका सेटअप ओपन कर लेना है। एक तरीका इसका ये है कि आप इसका सेटअप ओपन कर लें। दोनों एक मिनट आपको तरीके बता देता हूँ। फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद ये यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट सेटअप। ठीक है, डॉक्यूमेंट सेटअप लिखा हुआ है फाइल की सेटिंग में, डॉक्यूमेंट सेटअप उस पर आपने चले जाना है। डॉक्यूमेंट सेटअप पे जाने के बाद ये है एडिट आर्ट बोर्ड्स, एडिट आर्ट बोर्ड्स, इस पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एडिट आर्ट बोर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये जो आर्ट बोर्ड हमने जो ओपन किया हुआ है जिसके अंदर हम वर्किंग कर रहे हैं उसके इर्द गिर्द एक सिलेक्शन सी आ जाएगी। ठीक है, जब सिलेक्शन सी आ गई है उसके इर्द गिर्द तो हम इसका मतलब ये है कि ये क्रॉप करने के लिए जब हम किसी हम इमेज को क्रॉप करते हैं तो जिस तरीके से सिलेक्शन आती है वही सेम काम, सेम मकसद, वही चीज यहाँ पर आ गई। अब अगर इसको मैं यहाँ लेफ्ट साइड से राइट साइड से
इसको इंक्रीज करना चाहता हूँ या इसका साइज मैं कम करना चाहता हूँ, तो वो बहुत आसानी के साथ हो जाएगा। ऊपर नीचे से भी हो सकता है। और यहाँ पर जो डायगोनल फॉर्म में अगर इसको इंक्रीज डिक्रीज करना है तो तब भी हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी आपने अगर ओपन किया हुआ है, किसी भी फॉर्म में आपने कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है, उसका कोई भी साइज है, अगर आपने इसको कंट्रोल आर पी कर लिया है, सिंपल कंट्रोल पी नहीं करना है, कंट्रोल आर पी करना है, उस सूरत में ये आपकी ये जो इसका जो साइज होगा आर्टबोर्ड का वो चेंज हो जाएगा। फिर करने के बाद आपने सिंपल बार एक दफ़ा क्लिक कर देना है, तो वो जो कॉर्नर्स जो है वो इसके चेंज करने के लिए जो ऑप्शन आ रही थी वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, आखिरी चीज आज की क्लास की वो ये है कि जो इलस्ट्रेटर है वो हमें व्यू कितना देता है, जूम में कितना, कितने करीब करके हम देख सकते हैं, कितना जूम इन कर सकते हैं। तो वैसे तो वर्जन टू वर्जन डिपेंड करता है, लेकिन अभी जो ये वाला वर्जन जो हम यूज कर रहे हैं क्रिएटिव क्लाउड वाला, जिसके साथ सीसी लिखा आ रहा होता है, चाहे वो बल्कि हाँ जो लेटेस्ट हैं, जो करीब करीब के हैं, ज़्यादा पुराने नहीं हैं, वो सीसी ही वर्जन्स हैं, तो उनमें 64,000 टाइम्स हम अपने इमेज को करीब करके देख सकते हैं। 64,000 टाइम्स। उसके लिए जैसे ये देखें 100% पे है ना अभी ये, तो ये 100%, ये 100% यहाँ पर इसका एंड नहीं है, इससे भी ज़्यादा हम करीब करके इसको देख सकते हैं। और उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो डाउन एरो ना, इस पर ज़रा क्लिक करके देखें, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 के बाद 150 है, फिर 200 है, और करते कराते अगर आप ऊपर कर दें, स्क्रॉल अप मैंने किया है, तो ये देखें 64,000% हम इतना करीब करके देख सकते हैं। तो अगर कोई चीज़ ऐसी है कि जिसमें हमें बहुत बारीकी से काम करना है, तो हम उसको मैक्सिमम जूम कर लेते हैं और उसको देख लेते हैं। वैसे तो यह कि यहाँ परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम तो ऑल्ट का बटन प्रेस करते हैं और स्क्रॉल अप करते हैं तो वो चीज़ जूम हो जाती है, या यहाँ से मैग्नीफायर हम ले लेते हैं ये वाला और उस पर क्लिक करते हैं तो वो करीब हो जाती है और उसके ऊपर आसानी से काम हो जाता है। लेकिन हमारे इंफॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है कि ये हमें पता हो कि इलस्ट्रेटर में मैक्सिमम जूम लिमिट जो है ना वो 64,000 है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 64,000 पे क्लिक करता हूँ, तो ये हो चुका है नाजरीन, लेकिन हो के कहाँ गया है ये पता नहीं है। ठीक है जी, तो तलाश करते हैं। अच्छा खासा ही जूम हो गया है, तो वापस आ जाते हैं और इसको 100% पे ले आते हैं। अगेन मैंने 100 पे क्लिक किया है और माशाल्लाह से कहीं पर चला गया है, आगे पीछे हो गया है। खैर ये इधर सेंटर में इसको यहाँ से करेंगे हम, और यहाँ से इसको सेंटर में करें तो शायद नज़र आ जाए। लेकिन बहरहाल मकसद आपको बताने का यही था कि हम इसको जूम किस हद तक कर सकते हैं, किस हद तक नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ हम देख रहे थे। और आसान तरीका ये होता है कि ऑल्ट का बटन आप यूज़ कर लें तो और उसको पकड़ के लेकर आ जाएं। ठीक है, तो ये ऑल्ट के बटन नहीं प्रेस किया कि हमें दिखा दिए कि ये इस जगह पे पड़ा हुआ है। अब आप इसको यूं करें, साथ इसको यहाँ पर लें, फिर इस तरह कर लें, जितना मर्जी हम इसको ऊपर नीचे करके वापस लेके आ सकते हैं, गुमता नहीं है कहीं पे भी। तो ये आज की क्लास में हमारा ये सारा था। अभी तक जो हमने किया है इस हवाले से कोई क्वेश्चन, कोई बातचीत हो तो पूछ लें। व्हाट इज फंक्शन ऑफ ऑल्ट? ऑल्ट का जो फंक्शन है बहुत सारे हैं, ऑल्ट के बहुत सारे फंक्शन हैं। एक फंक्शन जिस तरह यहाँ पर जूम इन जूम आउट के तौर पर यूज होता है, कॉपी करने के लिए यूज होता है, ऑल्ट शिफ्ट के साथ मिलाकर भी यूज करते हैं। बहुत से फंक्शन हैं ऑल्ट के, कोई एक नहीं है। एक पहला जो अक्सर जो यूज होता है वो ऑल्ट का बटन प्रेस करके आप कॉपी बना लेते हैं, ये चीज होती है। और कॉपी बनाने के लिए जो है ना वो काम आता है। इसके अलावा जो है ना आपने इसको मिसाल के तौर पर सिलेक्ट किया है तो ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करके करेंगे तो बिल्कुल उसके पैरेलल नीचे आएगा या कॉपी करेगा।
खैर, सिर्फ एक काम नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ों में आपको ऑल्ट प्रेस करना पड़ता है। ठीक है जी। तो आज की क्लास में इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास एक दिन छोड़ के होगी, और उसमें मज़ीद हम आगे जाएंगे। तो ये बेसिक चीज़ें थी जिनका सीखना समझना ज़रूरी था। आगे भी इंशाल्लाह साथ साथ चलते जाएंगे तो मज़ीद भी क्लियर होता जाएगा।